वेलकम टू निशा क्लासेज एट यू के। आज हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप डीएलएड दे रहे हैं, आपने लेक्चर स्क्रीनिंग देना है, तो कोई भी अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, ये जब आप बुक से पढ़ रहे होते हैं तो आपकी परिभाषाएं वगैरह कुछ पढ़ते हैं ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे कहा जाता है आपका सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, आपका सीखना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक परिस्थिति में अगर हम कोई ज्ञान सीखते हैं या अर्जित करते हैं, कोई ज्ञान लेते हैं और उसे दूसरी परिस्थिति में अगर हम उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित होता है उसको दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर लिया जाता है तो इसे कहा जाता है सीखने में स्थानांतरण। अगर आप बुक से पढ़ रहे होंगे तो सीखने में पठार, सीखने का वक्र, ये क्या है, जो सीखना होता है ये इसके क्या है, तरीके हैं। तो यहाँ पे जो सीखने में स्थानांतरण है वो क्या हो जाता है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की अवस्थाएं होती हैं ना, तो उसमें बुद्धि का अधिकतम विकास किस में होता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो जो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वो होता है हमारे किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर। अंतर्दृष्टि द्वारा, और इसे आप क्या कहते हैं, सूझ द्वारा सीखना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर। तो जो कोहलर ने प्रयोग किया था वो क्या था, वनमानुषों पर, और कहीं कहीं पे आपको ये आएगा चिंपांजी पर। ठीक है, उन्होंने चिंपांजी पर या वनमानुषों पर ये प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट है, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया, 4 ऑप्शन है, पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक। तो जो अधिगम में या सीखने में प्रभाव का नियम दिया है ये दिया है आपके थॉर्नडाइक ने। इन्होंने क्या दिया है, प्रभाव का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। जब सीखने की प्रक्रिया होती है तो उसमें सीखने का स्थानांतरण होगा, तो क्या वो सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। तो जो सीखने का स्थानांतरण है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। तो सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का स्थानांतरण है वो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के नियम किसने दिए हैं, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो जो सीखने के नियम दिए हैं वो दिए हैं 3 नियम, और वो नियम दिए हैं आपके थॉर्नडाइक ने। तत्परता का नियम, प्रयत्न एवं भूल का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तो ये नियम आपके किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या। शारीरिक वृद्धि और विकास, एक है वृद्धि आप देख रहे होंगे, एक है विकास। तो शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम, क्या वो तत्परता है, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है आपका अभिवृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी का केंद्र बिंदु क्या है, अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु आपका हो जाता है बालक,
शिक्षा की जो बाल मनोविज्ञान है और जो अभी आप देख रहे होंगे NCF है, आपने RT देखा होगा, तो सब जगह क्या किया कहा गया है कि जो शिक्षा के केंद्र में क्या होना चाहिए, बालक केंद्रित शिक्षा या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के केंद्र बिंदु में क्या आएगा, आपका बालक आ जाएगा। नेक्स्ट है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल यानी आप कोई भी स्किल सीखने हैं तो उसकी पहली अवस्था क्या है, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था हो जाती है आपकी कल्पनाशीलता। ठीक है, जब कल्पना करने की क्षमता आएगी ए भगवान, ये मेरे को काम नहीं करने देगा। उफ, अब मैं शुरू करूँगी फिर से, आवाज़ नहीं। चलो होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। तो जो कौशल सीखने यानी स्किल्स जो सीखते हैं हम, उसकी पहली अवस्था क्या होती है आपकी, कल्पनाशीलता। जब कल्पना इमेजिंग पावर होगी, हम किसी चीज़ को इमेजिन कर पाएंगे, कल्पना कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम किसी कौशल को सीखते हैं। ठीक है, एक कौशल है आपका चित्र बनाने का कौशल हो सकता है, तो लेकिन पहले आप इमेजिन करेंगे। जब कल्पनाशीलता अच्छी होगी तो सबसे पहली अवस्था क्या है आपकी, कल्पनाशीलता। जब कल्पना कर पाएंगे तो उसी कल्पना को क्या करेंगे हम, अपने जो मूर्त रूप है उसको दे पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी कौशल डेवलप करने की पहली अवस्था क्या होती है आपकी, कल्पनाशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता को क्या कहा जाता है। कई बच्चे होते हैं ना, वो गणित नहीं सीख पाते हैं, उनमें कुछ अक्षमताएं होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया। तो बच्चों की गणित सीखने संबंधी जो अक्षमता है उसे कहा जाता है आपका डिसकैलकुलिया। ठीक है, क्या कहा जाता है आपका, डिसकैलकुलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है। पियाजे के अनुसार, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की। ठीक है, तो उसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका समय कौन सा है, 207 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 15 से 18 वर्ष। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है वो है आपका 7 से 11 वर्ष का। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक तनाव एवं दबाव का काल कहा जाता है। विकास के काल जो होते हैं ना, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, तो हम किस काल को अत्यधिक तनाव एवं दबाव का काल कहेंगे। तो जो किशोरावस्था है इसे कहा जाता है अतिरिक्त तनाव एवं दबाव का काल। क्योंकि क्या होता है, किशोरावस्था में हमारे क्या होते हैं, कुछ हार्मोनल वगैरह चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंजेस होते हैं, तो क्या हो जाता है, इसे ही हम अतिरिक्त तनाव एवं दबाव का काल कहते हैं। अगर आप पूरी साइकोलॉजी पढ़ोगे, अगर आप BEd हो तो आप ये जानते हैं, इसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी है इसी में मेंशन हो जाता है कि किशोरावस्था में क्या हो जाए, कई चेंजेस होते हैं, इस वजह से क्या होता है, तनाव दबाव का काल कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है, एक है शास्त्रीय अनुबंधन, एक है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो जो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन है इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, हल ने, थॉर्नडाइक ने, टर्मन ने या स्किनर ने। तो जो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये है आपका स्किनर ने दिया। ठीक है, और ये सिद्धांत किसके हैं, आपके अधिगम के सिद्धांत है। आप क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, और आपका ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है स्टिमुलस वाला, तो ये क्या है, आपके स्किनर ने दी। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया, आपका स्किनर ने। ये सब सीखने के अधिगम के सिद्धांत में आते हैं। ठीक है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव कुंठित और चिंतित रहता है, आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पे छोड़ देंगे। आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, आप टीचर हैं, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव परेशान रहता है, कुंठित रहता है, बात नहीं करता है और चिंतित रहता है, परेशान रहता है, आप क्या करेंगे, क्या उसके पेरेंट्स से बात करेंगे या उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे या स्वयं आप एक काउंसलर की भूमिका में उसकी काउंसलिंग करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे, रहने देंगे। तो
आप अगर एक अच्छे टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, सीखना है। और ये दिया है आपका गेट्स ने। स्टार्टिंग का क्वेश्चन क्या था, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है क्वेश्चन था। अब दिया किसने है, ये कथन है आपका गेट्स का। एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, ये किसका कथन है, ये है आपका गेट्स का कथन। नेक्स्ट है, एक बच्चा प्रायोग कक्षा में प्रश्न पूछता है। उचित रूप में इसका अर्थ है कि एक बच्चा अगर बार बार क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या कहा जाएगा, क्या वो शरारती है, क्या वो जिज्ञासु है, क्यूरियस है, क्या वो असामान्य है, एबनॉर्मल है, या वो प्रतिभाशाली बच्चा है। तो जो बच्चा क्लास में प्रायोग प्रश्न पूछता है तो उसे क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा वह क्या है, अधिक जिज्ञासु है। ठीक है, न तो वह सामान्य है न वो शरारती है। प्रतिभाशाली तो अलग बात है, लेकिन अगर बार बार प्रश्न पूछता है, बार बार हर चीज़ों के बारे में जिज्ञासु प्रवृत्ति कहा जाता है तो उसे कहेंगे कि वो अधिक जिज्ञासु है। चलिए 18th क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ को बढ़ावा देता है। क्या वो प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। तो अगर जो अच्छा अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों के मध्य कक्षा में बढ़ावा देगा आपका सहयोग की भावना को। ठीक है, कोऑपरेशन की भावना को बढ़ावा देगा। 19 क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, यानी जो इवैल्यूएशन है कैसे होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो वर्तमान में अगर आपने प्रणाली देखी होगी सीबीएसई द्वारा, जो बच्चों का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन है वो किससे होता है, आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, CCE। ठीक है, तो ये क्या है आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन, ये होना चाहिए सतत एवं व्यापक। बोर्ड परीक्षा साल में एक बार होती है, गृह परीक्षाओं से भी लिखते हैं, मतलब कि बार बार आपका असेसमेंट होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं आपके कंटिन्यूअस होते हैं। तो बच्चों का मूल्यांकन बार बार करते रहना चाहिए, और ये है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया का संबंध है किससे, मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से, या शारीरिक अक्षमता से। तो जो आपका डिस्लेक्सिया है, अभी हमने पढ़ा डिसकैलकुलिया गणितीय अक्षमता से संबंधित है। अब हमें बताना है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। तो अगर आपका डिस्लेक्सिया है, आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो तारे ज़मीन पे जो मूवी होती है उसमें जो बच्चा होता है उसे पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो क्या है आपका डिस्लेक्सिया। ठीक है, तो डिस्लेक्सिया का संबंध किसका, आपका पढ़ने की अक्षमता से। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज करे, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से क्या करेंगे, 20 अदर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे हम आपके लिए PDF अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।